नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राजस्थान के चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और तेलंगाना में चुनाव प्रचार में अब तेजी आ गई है। राजस्थान में कल वोटिंग है और इससे पहले सीएम अशोक गहलोत का एक बयान आज सुर्खियों में है। दरअसल सचिन पायलट ने राजस्थान के वोटर्स से कल कांग्रेस को वोट डालने की अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसे शेयर करते हुए अशोक गहलोत ने क्या कुछ लिखा है, ये जरा देख लेते हैं। अशोक गहलोत लिख रहे हैं कि कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट जी की राजस्थान के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील। इस वीडियो में क्या अपील कर रहे हैं सचिन पायलट, जरा इसको भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जरा दिखाइए इस वीडियो को। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव 25 तारीख को है। पिछले कई हफ्तों से हम सभी लोग प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करने अलग अलग जगहों पर गए हैं। जो रिस्पांस है, जो फीडबैक है और जो मतदाताओं का रुझान है, उसे देखकर स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 30 साल की जो परंपरा है, 5 साल भाजपा। तो अशोक गहलोत ने इस वीडियो को जारी करते हुए क्या कुछ लिखा है आपने देख लिया। अशोक गहलोत का दरअसल ये एक और मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, जिसमें एक साथ बीजेपी के दांव जो है चारों खाने चित्त हो गए हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी किस कदर राजस्थान की सत्ता में लौटने के लिए छटपटा रही है। हिंदुत्व का कार्ड हो, जाति का कार्ड हो, भ्रष्टाचार के वार की बात हो या फूट डालने की कोशिश हो, बीजेपी ने ऐसी तमाम चालें चलकर कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश की है राजस्थान में। लेकिन इस बार कांग्रेस कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रही है। अभी आपने देखा कि हम भी 5 दिन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों में लोगों से बात करके आए हैं और वहां से रोज आपसे रूबरू होते ही रहे। न्यूज़ पॉइंट में आपको अलग अलग जगहों से हम वहां की खबरें पहुंचाते रहे। आपने हमारी चर्चा में सुना ही है कि राजस्थान में माहौल अब कैसा है, लेकिन बीजेपी को अब भी उम्मीद है कि मोदी जी के जादू से राजस्थान में बीजेपी आ जाएगी। वैसे कल सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार खुलासा किया था। आपको याद होगा, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी ने उस ट्वीट का जो खुलासा उन्होंने किया था, उस ट्वीट का जिक्र यहां पर किया था। सुप्रिया श्रीनेत ने दरअसल खुलासे में, मजेदार खुलासे में क्या कुछ कहा है वो आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें एयरपोर्ट पर एक बीजेपी नेता मिले थे, जिन्होंने कहा कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती तो उसके बाद बीजेपी राजस्थान में खुली बस में खिलाड़ियों को घुमाने और मोदी जी के पोस्टर के साथ प्रचार करने की तैयारी में थी। बीजेपी ने विक्ट्री के साइन वाले मोदी जी के पोस्टर भी छपवा कर रख लिए थे। और ये और बात है कि बीजेपी इसे भुना नहीं पाई, और इसलिए क्योंकि ये देख लीजिए, ये ट्वीट ऑलरेडी आपके सामने है। सुप्रिया श्रीनेत ये आज जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के एक बड़े नेता टकरा गए। सामान्य शिष्टाचार के बाद जो उन्होंने बताया वो सुनकर अब तक हैरान हूं। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर और होर्डिंग बने तैयार रखे थे अगर टीम जीत जाती। ये तमाम बातें यहाँ पर हैं जो आप देख रहे हैं इस ट्वीट में। और लिख रही हैं लास्ट में, सोचिए ये प्लानिंग थी, गजब श्रेय जीवी हैं श्रीमान मोदी। अब इस दावे में दोस्तों कितनी सच्चाई है, सुप्रिया श्रीनेत का जो ये ट्वीट है, इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है, ये तो बीजेपी ही जाने या फिर कांग्रेस ही जाने, सुप्रिया श्रीनेत जी जाने। लेकिन एक सुप्रिया श्रीनेत एक कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी की और एक जिम्मेदारी होल्ड करती हैं। उस हिसाब से भी हम यही मानेंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लिखा होगा। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त दोनों दल, बीजेपी और कांग्रेस, पूरा जोर लगाकर राजस्थान में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं। राजस्थान जो जीत लेगा उसके लिए अगले साल के चुनाव में मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। वैसे बीजेपी तो इस वक्त विधानसभा के साथ साथ लोकसभा को साधने की भी कोशिश कर रही है। अमित शाह तेलंगाना के लोगों को राम मंदिर में मुफ्त यात्रा का न्योता दे रहे हैं और मोदी जी अब राम मंदिर के बाद मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं। दरअसल ये मतलब साफ है कि बीजेपी के पास अब जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है और एक बार फिर से देश में धर्म के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं और बीजेपी उसके लिए अपनी चालें चल रही हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से कांग्रेस ने अपनी चाल बदल दी है। अब कांग्रेस आक्रामक होकर बीजेपी पर वार कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि राहुल गांधी के तेवर कैसे हैं और उस तेवर में आपने पनौती और जेब कतरा, दोनों, पनौती से लेकर जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने देखा राहुल गांधी के भाषणों में। चुनाव आयोग ने हालांकि पूरी वफादारी के साथ राहुल गांधी को बिना देर किए नोटिस थमा दिया है, मगर कांग्रेस अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर करके
पनौती आजम लिख दिया है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि टीवी वाले नहीं दिखाएंगे लेकिन जनता दिखाएगी। तो राहुल और कांग्रेस बता रहे हैं कि वो वही बात कर रहे हैं जो जनता जानती है। बीजेपी के लिए कांग्रेस के ये तेवर काफी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी ने पनौती शब्द का जो इस्तेमाल किया था उसमें क्या कुछ कहा था, जरा एक बार सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा प्रियंका गांधी उधर गरज रही थी आज पूरे तेवर के साथ तेलंगाना में, वो भी सुनेंगे कि प्रियंका गांधी ने फिर से तेलंगाना की बागडोर संभाल ली है, वो क्या कुछ कह रही हैं। लेकिन पहले पनौती पर राहुल गांधी और क्यों ये शब्द बार बार अब आप सबके बीच आ रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। सुनिए पहले राहुल गांधी को। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। सुना आपने, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और उस भाषण के दौरान उधर ऑडियंस से जो दर्शक, जो उनके समर्थक आते हैं उनको सुनने के लिए वो पनौती पनौती चिल्ला रहे थे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं क्या पनौती, उन्होंने फिर पनौती को लेकर के आगे अपनी बात रखी और ये बात काफी दूर तक चली गई है इस चुनाव यानी राजस्थान के मतदान से पहले। कल राजस्थान में मतदान है लेकिन उससे पहले, और अब कांग्रेस ने अपना गियर बदल लिया है। पहले आपने देखा कि 3 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए और चौथा राज्य अब राजस्थान है, जहां कल चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है और अब कल मतदान है। और हम लोग भी आज अब वापस हमारी टीम राजस्थान से आ चुकी है। कल मतदान पे हम लोग चर्चा करेंगे, सुबह 10 बजे से आपके साथ रहेंगे, लगातार लाइव करेंगे और आप तक हम पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव मतदान के दौरान जो है, चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान क्या कुछ चल रहा है, कहां कितने % लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। लेकिन इधर जब कांग्रेस ने अपना सब कुछ बदल लिया है, गियर बदल के अब वो वहां तेलंगाना पहुंच गई है, तमाम कांग्रेस के नेता अब तेलंगाना में हैं, हैदराबाद में हैं, दूसरे शहरों में हैं, तो वहां आज प्रियंका गांधी भी थी। प्रियंका गांधी वहां क्या कुछ कह रही थी, जरा उसको सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी ने सीधा हमला बोला है। अब वहां पर लड़ाई प्रियंका गांधी की या कांग्रेस पार्टी की या राहुल गांधी की बीजेपी से नहीं है बल्कि बीआरएस से है। और बीआरएस की सरकार पिछले 10 सालों से है। केसीआर के चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री हैं। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनिए। देखिए, हर स्तर पर, चाहे महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, हर स्तर पर आपके साथ अन्याय हो रहा है। जो केसीआर जी की सरकार है, जो 10 सालों के लिए यहां चल रही है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। కాబట్టి అన్ని స్థాయిలలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అన్యాయమే చేసింది, మహిళలు, రైతులు అన్ని చేసింది। కాబట్టే ఈ యొక్క కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అంతిమ గడియలు, ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చేసింది। आप जब दवाई खरीदने जाते हो ना, दुकान में दवाई खरीदने जाते हो, उस पे डेट लिखा होता है, कितने साल का डेट होता है। మీరు ఎప్పుడైతే మందులు కొనడానికి మెడికల్ షాప్ వెళ్తారో ఆ మందుల యొక్క ప్యాకెట్ వెనకాల ఆ మందులు ఏ రోజు వరకు పని చేస్తాయో ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది। జనరల్ గా ఎన్ని రోజుల వరకు, ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా। बीआरएस सरकार की डेट निकल चुकी है। అదే విధంగా ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా ఆ డేట్ అయిపోయింది। तो बीआरएस सरकार की डेट निकल चुकी है, यानी एक्सपायरी डेट वो पार कर चुके हैं और उसको समझा रही हैं यहां प्रियंका गांधी। यानी सीधा हमला, कांग्रेस की अपनी नीतियां यहां साफ साफ क्या कुछ बता रही हैं वो बता रही हैं प्रियंका गांधी और उसके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप देख रहे थे कि कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए, वहां के 2 ग्रामीण, गरीब ग्रामीण दोनों, और इनसे मिलते हुए और डोर टू डोर कैंपेन करती हुई प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस ने अपनी जो रणनीति है वो बदल ली है और इस बदली हुई रणनीति से, बदले हुए चाल से क्या खुद को संभाल पाएगी बीजेपी, और क्या कांग्रेस का जादू चलेगा या मोदी का मैजिक फेल होगा या मोदी का मैजिक पास होगा। ये बहुत बड़ी बात यहां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह बीजेपी कांग्रेस के सामने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो मोदी मैजिक
जिसके बारे में लगातार पिछले 10 साल से आप मीडिया में सुनते आए होंगे। मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है या वो अब खत्म हो चुका है या ढलान पे है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब खोजने ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी और दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं आप सबका। तो सीधे आना चाहता हूं राहुल लाल जी, सबसे पहले आपके पास। लौट के आए हुए हैं, राजस्थान को बहुत नजदीक से देख चुके हैं, समझ चुके हैं और पिछले 10 दिनों में कैसे वहां के वोटर्स का मिजाज बदलता रहा है यह भी आप देख के आए हैं। और इन सब के बीच चूंकि अब राजस्थान से मामला, चुनावी जो गतिविधियां हैं वो अब बढ़ गई हैं उधर तेलंगाना की तरफ, उधर भी बढ़े हैं। लेकिन कांग्रेस का जादू चलेगा या मोदी मैजिक फेल होगा या पास होगा? यहां उतनी जगह नहीं थी इसलिए पास नहीं लिखा गया है, फेल इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब जादू चलेगा तो किसी का फेल होगा, इसलिए। तो ये तो मोदी मैजिक फेल होते हुए देख रहे हैं आप राजस्थान में या कांग्रेस का जादू चलते हुए देख रहे हैं राहुल लाल जी, या 5 राज्यों में कुछ और दिखाई दे रहा है और खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में? राहुल लाल जी। राजीव जी देखिए, अगर 5 राज्य की बात कर रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, अब अगर उनसे बात कीजिए तो वो खुद ही छत्तीसगढ़ में वो कह रहे हैं कि हम लोग वो लड़ाई हार चुके, मध्य प्रदेश की लड़ाई हार गए, मिजोरम में जो है कि वो तो वहां पे तो लड़ाई में थे ही नहीं, अब वो तेलंगाना में लड़ाई में है ही नहीं। तो जो आगे 30 नवंबर को तो उनके लिए आशा की जो छोड़ी एकमात्र किरण है वो किरण राजस्थान है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने काफी जोर शोर लगाया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पूरे चुनाव अगर संपादित होता है राजस्थान का, तो एक तरफ अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो बिल्कुल उन्होंने उसका शानदार डिलीवरी किया। देखिए योजनाएं बनती हर तरफ है राजीव जी, योजनाएं बहुत सरकार बनाती है, लेकिन क्या वो जनता तक डिलीवर हो पाती हैं, वो एक बड़ी सी चीज थी। और यहाँ पे अशोक गहलोत इसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए लोक कल्याणकारी योजना बनाम सांप्रदायिक तनाव, भारतीय जनता पार्टी अगर हम लोग आखिरी समय तक देखें, आज भी जो उनके विज्ञापन वहां के बड़े बड़े अखबारों में छप रहे हैं, वो तमाम विज्ञापन उनके जो है कि वही दंगों के तरफ है, वही उदयपुर के मसले के तरफ है। तो वो कहीं कहीं सीधे सीधे कम्युनल टेंशन के तरफ ही है कि किस तरह से धार्मिक उन्माद तैयार किया जाए, धार्मिक मामलों को लिया जाए, सनातन को कैसे, सनातन के मामले को उठाया जाए। हम लोग देख रहे थे कि जब इसके पहले चुनाव था मध्य प्रदेश में, जब चुनाव हो रहा था तो उसमें चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जो है कि वो झारखंड के दौरे पे थे और आदिवासी वोटर्स को जो है कि संकेत देने का प्रयास कर रहे थे। इस बार भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो है कि मथुरा पहुंचे हुए थे, तो फिर वहां से फिर जो है कि धार्मिक संकेत देने का प्रयास था। तो बीजेपी के पास केवल ट्रंप का एक कार्ड है, वह है एक तरह से धार्मिक मामले उठाना। जबकि अगर मैं देखूं कि कांग्रेस ने जो मामले उठाए, देखिए इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के संदर्भ में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। राजस्थान के जो अगर राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या देखिए तो वो 8 लाख है और प्रत्येक लोगों के अगर 4-5 उनके ऊपर अगर एक परिवार को मान भी ले अगर हम लोग, तो 8-5 40 लाख सीधे सीधे जो है कि वो ओपीएस के वो लोग हैं और ओपीएस का लाभ लेने वाले लोग जो हैं वो हम लोगों को फील्ड में यात्रा करते समय हर जगह मिले। अगर हम लोग देखें, जहां कहीं भी मैं यात्रा कर रहा था तो जो लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं वो भी कह रहे थे कि हमें ओपीएस चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कह रही है ओपीएस को मामले को लेके? और आपको याद होगा राजीव जी कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अमित शाह जी ने, तो थोड़ा सा वहां पे उन्होंने ओपीएस के मामले पे उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा था, हल्का सा चीज उन्होंने बोला था कि हम कमेटी बनाएंगे। तो ओपीएस को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना ज्यादा दबाव पड़ा। चिरंजीवी योजना हम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से 25 लाख से बढ़ाकर उसको 50 लाख तक की घोषणा कर दी गई है, वो मास्टर ट्रंप अभी भी है, उसका कोई उत्तर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 लाख वाले आयुष्मान योजना के पास नहीं है। जो 5 लाख वाला उनका आयुष्मान योजना है वो भी पहले जो है कि सीएजी के दायरे के अंतर्गत आ चुका है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप भी लग चुके हैं। अब देखिए आपने इंदिरा रसोई जो है कि खुद आप लोगों ने देखा भी होगा राजस्थान में जाके जो है
वो इंदिरा रसोई का बहुत कॉन्सेप्ट शानदार रिपोर्टिंग की है हमारी रिपोर्टर निकिता ने इंदिरा रसोई में, और वहां कैसे काम चल रहा है, कैसे वहां की महिलाएं काम कर रही हैं, वहां जो खाने वाले आ रहे हैं वो इसका कैसे लाभ उठा रहे हैं। तमाम वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खासकर हम लोग इस यात्रा के दौरान प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस यात्रा में भी मौजूद थे, और चुनावी यात्रा के दौरान हम लोगों ने उन तमाम योजनाओं को खंगालने की कोशिश की जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं राहुल लाल जी, उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव नजर आया है, उस पर चर्चा करेंगे प्रशांत टंडन जी से, लेकिन आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अलग अलग हिस्से में जब गया हूं, इंदिरा रसोई की व्यवस्था को मैंने अलग अलग जगहों पे देखा है। राजस्थान देखिए भौगोलिक क्षेत्र से कितना बड़ा राज्य है और हर जगह शानदार फंक्शनिंग के साथ देखते हैं। दिल्ली जैसे शहर में हमने रैन बसेरे देखते हैं, कितनी गंदगी रहती है, रैन बसेरे के भीतर बदबू होती है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। राजस्थान के भी मैंने रैन बसेरे देखे हैं, क्या शानदार जो है कि वहां के रैन बसेरे की पूरी व्यवस्था देखी हम लोगों ने। तो जो और दूसरी चीज की जो उनका एक और अन्नपूर्णा जो है कि योजना है जिसके तहत रसोई में तमाम तरह की चीजें जा रही हैं। तो जो एक लाभार्थी स्कीम हम लोग कहते हैं, महिलाओं का पूरा मामला कहते हैं, महिलाएं को जो बसों में छूट प्राप्त हुई है, 50% जो है कि महिलाओं को बसों में छूट है, बिजली पे छूट है जो किसानों को बड़े मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, 2000 यूनिट किसानों को प्राप्त हो रहे हैं, आवासीय उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक बड़े से मामला हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तो तमाम स्कीम्स का लाभ काफी बड़े पैमाने पर मिल रहा है। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये बिजली गुम हुई है, राजस्थान में बिजली गुम नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में बिजली कटी हुई है। जी, आप यूपी में दिल्ली का एनसीआर और उत्तर प्रदेश का पार्ट वहां मौजूद हैं, और इस वक्त जब आप चर्चा कर रहे हैं तो बिजली चली गई, और ये राजस्थान में आप नहीं बैठे हैं, तो ये आप बता रहे हैं कि बिजली जो गुल हुई है वो राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हुई है। चलिए, बहुत शानदार उदाहरण एग्जाम्पल आपके सामने है, और हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं उनके लिए कि हम लोग अब लौट आए हैं राजस्थान से, रुख करेंगे जल्दी ही तेलंगाना का, लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में क्या कांग्रेस पार्टी, या कहें तो अशोक गहलोत का जादू चलेगा, या मोदी मैजिक चलेगा, या मोदी मैजिक फेल होगा। इन तमाम बातों पे न सिर्फ राजस्थान में बल्कि आगामी चुनाव तेलंगाना में, जहां पर कि बीजेपी का कोई उतना होल्ड नहीं है, और लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं, खत्म हो चुका है, वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से 2024 का दरवाजा खुलता है। राहुल गांधी पनौती और जेब कतरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उनको चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस थमा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद तमाम इंडिया गठबंधन जो इंडिया है, उस गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की टोली अलग अलग ढंग से, आज ही देख रहा था, समय नहीं था इस बीच देखने का, लेकिन आज जरूर देख रहा था, प्रशांत टंडन जी सब बाहर निकल के आए हैं और राहुल गांधी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, चाहे अलग अलग नेता हो, लालू प्रसाद यादव से लेकर संजय राउत तक, प्रियंका चतुर्वेदी तक, ऐसे तमाम नेताओं के बयान राहुल गांधी के पक्ष में सुनाई पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये चुनाव अगर कांग्रेस अच्छी लीड के साथ, अच्छी लीड मतलब 5 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, वो वोट वाले लीड की बात नहीं कर रहा हूं, और इन 5 में से अच्छी लीड के साथ कांग्रेस पार्टी राज्यों में अपनी सरकार बनाती है, तो परिस्थितियां 2024 के लिए दूसरी हो जाएंगी। लेकिन क्या यहीं से कांग्रेस के जादू और मोदी मैजिक की चर्चा शुरू हो जाएगी? प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, मोदी मैजिक जिसको हम लोग जानते हैं या जिसका बड़ा प्रचार किया जाता है, वो क्या प्रचार किया जाता है? जी जी, क्या है जिस मोदी मैजिक का प्रचार होता है वो क्या है? वो मोदी मैजिक दरअसल ध्रुवीकरण की राजनीति है। किसी को भी कुछ कहकर निकल जाने की एक तरीका है मोदी साहब का, जो विमर्श को बिल्कुल निचले स्तर तक ले जाए, जो समाज के हिस्से को थोड़ा सा प्रभावित भी करता है। समाज में कई तरीके के लोग होते हैं, उनको उद्वेलित करता है, खासकर नौजवानों को। तो कुछ भी कहकर किसी को भी निकल जाओ कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है और दीदी और जिसको भी। और तीसरा चीज जो है मोदी साहब की है कि स्पष्ट तौर पर एजेंसियां लगाकर डराना धमकाना। तो ये 3 हिस्से हैं उनके मोदी मैजिक के। एजेंसियों का इस्तेमाल, जी,
जिसमें मीडिया को भी हम चुन लें। दूसरा उनका है कि किसी को भी कुछ कहकर निकल जाने का तरीका, जिसमें अमूमन विपक्षी पार्टियां जो है जवाब नहीं देती हैं। और तीसरा ध्रुवीकरण, सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करना। ये तीन जो है उसके आधार हैं या स्तंभ हैं मोदी मैजिक जो प्रचारित किया जाता है उसके, और वो प्रभावित कुछ लोग समाज के हिस्से को करता है। आज इस बार मोदी साहब इस चुनाव से हाथ जलाकर निकले हैं। चुनाव अभी जारी है। ये जो कुछ भी किसी को कहकर निकल जाने वाली बात थी कि कुछ भी कह दो, चोर कह दो, किसी को कह दो बेईमान है, किसी को कुछ भी कहकर निकल जाओ और चुनाव आयोग जो है आपके ऊपर कुछ करेगा नहीं, मीडिया जो आपने खरीदा हुआ है, जो आपकी जेब में है, वो कुछ बोलेगा नहीं, विपक्षी पार्टियां एक मर्यादा के दायरे में रहते हुए कुछ बोलेंगी नहीं। इस बार उनको पकड़ लिया गया है। तो जब उन्होंने, और मोदी साहब इसको रियलाइज करेंगे कि उन्होंने मूर्खों का सरदार कहकर गलती की है, क्योंकि अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिला है जी। और राजीव जी देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे या कोई भी पब्लिक स्पेस में है, कोई भी नेता है, पब्लिक डोमेन में है, वो बहुत सारे इवेंट्स में जाता है, बहुत सारे इवेंट्स का गवाह होता है, उद्घाटन करता है। लगभग सभी इवेंट कामयाब होते हैं, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है कई बार। तो अब क्या होगा कि ये जो पनौती शब्द है ये बड़ा खतरनाक है कि कल को मोदी साहब कुछ भी करें और खुदा ना खास्ता कुछ उसके साथ अच्छा ना हो। जैसे मैच में गए और इंडिया टीम फाइनल में हार गई, कल को कुछ भी हो सकता है। चंद्रयान के समय मेरे ख्याल से ये शब्द चिपका था मोदी साहब के ऊपर। तो ये बड़ा खतरे का खेल है और इसका एक रिपीटिशन की संभावना लगातार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार मोदी साहब हाथ जलाकर निकले हैं और इसकी इस शैली की पॉलिटिकल विवेचना होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति नैरेटिव को अमर्यादित करता है, किसी को भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देता है, किसी को भी वो दीदी कह के संबोधित करता है, किसी को भी मूर्खों का सरदार कह देता है, तो और उससे वो निकल जाता है आराम से, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उस स्तर पे उतर के उनको जवाब नहीं देती थी मर्यादा के दायरे में रहते हुए। इस बार उनको जवाब दिया गया राजीव जी, और इसलिए वो बहुत जो है विचलित है। और मोदी साहब क्योंकि जब फंसते हैं तो सीधा जवाब नहीं देते। सीधा जवाब कौन देता है? एजेंसियां देती हैं। तो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त ईडी कर सकता है, चुनाव आयोग सिर्फ राहुल गांधी को भाषण देगा, वो नोटिस भेजेगा। और मोदी साहब ने अगर ये कहा कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे फांसी दे रहे हो, इस पर चुनाव आयोग खामोश रहेगा और तमाम और चीजों पर चुनाव आयोग खामोश रहेगा इनकी। तो इस बार उनको पकड़ लिया गया। ये नुकसान उनको जो है लंबे समय तक याद रहेगा और मुझे लगता है कि मोदी साहब को शैली बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि इस चुनाव को अगर आप देखें शुरू से लेकर अंत तक, छत्तीसगढ़ में वो गए, वहाँ भी हिंदू मुसलमान किया, वहाँ भी उन्होंने भूपेश बघेल को ईडी पहुँच गई और ईडी ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जो कि कुछ ही दिन में मीडिया में उसमें छेद नजर आ गए। उसके बाद उन्होंने 500 से ऊपर करोड़ का जो है वो बात भी कर दी मोदी साहब ने। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश में खुले तौर पे हिंदू मुसलमान किया, यहाँ पे राजस्थान में हिंदू मुसलमान किया। कांग्रेस ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। कांग्रेस लगातार अपने विकास के नैरेटिव पे, अपनी गारंटी की स्कीम्स पे बनी रही। और अगर इसमें कामयाबी होती, जैसा कि लग रहा है, हम लोग अभी राजस्थान से होकर आए और देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन में जो है गहलोत साहब बहुत बेहतरीन तरीके से रिकवर किए हैं। तो और बहुत ही कांटे की टक्कर वो बीजेपी को दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो वहां पे कामयाब भी हो जाएंगे।
जैसा हम लोग देख कर आ रहे हैं। तो अगर ये होता है तो मोदी साहब 2024 के लिए भयंकर रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे। उनकी पूरी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी, जिसको आप कह रहे हैं मोदी मैजिक, वो मोदी मैजिक का जो सबसे बड़ा जो है हथियार है कि एक युवाओं को या लोगों को उद्वेलित करने के लिए विपक्षी नेताओं को आप कुछ भी जो है कहकर निकल जाओ और कोई आपसे कुछ कहेगा नहीं। तो क्योंकि कांग्रेस का भी एक सपोर्ट है राजीव जी, उनकी भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, उनके भी कुछ जो है मीडिया में लोग मतलब जो बिल्कुल गोदी मीडिया नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव तौर पे एनालिसिस करते हैं, वो सब भी बड़ी संख्या में है। इसलिए ये जो मोदी मैजिक पे राहुल गांधी ने हमला किया है, ये मोदी साहब को हिला देगा। जी, मोदी मैजिक पे राहुल गांधी ने जो हमला किया है मोदी साहब को, और मोदी साहब अगर हिल गए तो बीजेपी हिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी आजकल मोदी जी के ही इर्द गिर्द है। बीजेपी के इर्द गिर्द मोदी जी या बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी हैं, कद्दावर नेता मोदी जी हैं, ये अब मत मानिए। मोदी जी हैं तो बीजेपी है, यही अब बीजेपी के लोग भी कहने लगे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास पहले आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए मोदी मैजिक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी इन 5 राज्यों में, और मोदी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कर्नाटक की हार से उबर नहीं पाए थे कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी, और उसमें पूरी मदद करने की तैयारी तो रही हमेशा। और देख भी रहे हैं पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों पर आप राहुल गांधी को नोटिस थमाते हैं, तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, कई सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां हैं जिस पर बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नोटिस देना चाहिए, जो नहीं दिया गया। और अगर कई लोग पूछेंगे कि अरे आप क्या कह रहे हैं, तो उसके प्रमाण सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उसी आधार पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो प्रमाण, वो तथ्य मौजूद हैं जो फेक नहीं हैं, सही हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जिस पर क्यों नहीं चर्चा पहले हुई, जिस पर नोटिस क्यों नहीं थमाया गया बीजेपी को। खैर, ये बीजेपी और कांग्रेस जाने, उनकी राजनीति जाने। हम देश के एक कहें तो समीक्षक के रूप में, पत्रकार के रूप में, एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट के रूप में यहाँ मौजूद रहते हैं और ये चर्चा करते हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझूं कि यहाँ से लेकर तेलंगाना तक, कल है राजस्थान में चुनाव खत्म हो जाएगा, और 2 साथी हमारे, एक राहुल लाल जी और दूसरे प्रशांत टंडन जी, दोनों अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। और ये जानने की हम लोग कोशिश पहले भी करते रहे कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन चुनौती दे रहा है। कांग्रेस बीजेपी को दे रही है या बीजेपी कांग्रेस को दे रही है? राजस्थान में क्या इस बार परंपरा वहां की टूटने वाली है हर 5 साल में सरकार बदलने की, या वहां कुछ और होने जा रहा है जैसा पहले होता रहा है? और इसके साथ साथ क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो भी चुनौती पेश करेंगी कांग्रेस बीजेपी को, या वो बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को चुनौती देंगी, जैसे सचिन पायलट के लिए कहा जाता था? लेकिन आज सचिन पायलट के, पिछले 5 साल में सचिन पायलट का एक भी ट्वीट अशोक गहलोत ने रीट्वीट नहीं किया था, आज उनके वीडियो को लेकर ट्वीट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो यहां बताने की जरूरत नहीं है। और यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं आपसे कि प्रेम कुमार जी, अब यहां से क्या देखा जाए? कांग्रेस का जादू चलेगा या मोदी मैजिक चलेगा, या मोदी मैजिक फेल होगा या कांग्रेस का जादू फेल होगा? क्या होगा? राजीव जी, मोदी मैजिक तो अब हवा हो गई, पुरानी बात हो गई। अब जब कभी भी पीएम की बात होती है तो लोग प्रधानमंत्री नहीं समझते, अब समझा भी करेंगे तो पनौती मोदी समझेंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है और एक पनौती मोदी एक डिफरेंट एस्पेक्ट में दिया गया संबोधन है, ये पीएम का रिप्लिकेट नहीं है। ये उसी तरीके से जब कभी भी पीएम की बात होगी, यानी पनौती मोदी वाली बात होगी, तो डीएम भी बात की जाएगी और वो होगा डिबैकल्स ऑफ मोदी। उनको याद किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी अब मैजिक के लिए नहीं जाने जाएंगे, डिबैकल्स के लिए ज्यादा जाने जाएंगे। और वो शुरुआत
तभी से हुई। मैं लैंडमार्क मानता हूं हिमाचल की वो घटना जब उन्होंने एक प्रत्याशी को बैठने कहा था और प्रत्याशी ने बैठने से मना कर दिया था। उसके बाद से लगातार ये देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बंगाल में भी एक जबरदस्त संघर्ष में डिबैकल्स ऑफ मोदी देखते हैं, जहां सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल ममता बनर्जी को हराने के लिए हुआ था। जैसे अभी 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर बोला जा रहा है ना, तब 2 मई दीदी गई बोला जा रहा था, लेकिन तब 2 मई दीदी नहीं गई थी। दीदी जोर शोर के साथ वापस आई थी, दमखम के साथ वापस आई थी। तो इस चुनाव में भी वो पूरे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो हिमाचल के बाद से कर्नाटक होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और डिबैकल्स मोदी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अब मोदी मैजिक की जगह डिबैकल्स ऑफ मोदी, ये टर्म्स जो है फ्लोट होगा मुझे लगता है। और हम ये देखें कि इस चुनाव में जहां मुद्दों पर लगातार बात हो रही थी, सिर्फ चुनाव प्रचार खत्म होने के 2-3 दिन पहले थोड़ा सा भटकाव दिखाने में नरेंद्र मोदी जी ने पहल की जी। उन्होंने जैसे आज बहस इस बात पे हो रही पनौती शब्द को लेकर, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को माधवराव सिंधिया की हत्यारी पार्टी कह दिया, गांधी परिवार को क्षमा कीजिए, ये सचिन पायलट के पिताजी जी, ये सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट जी के हत्या का जिम्मेदार ठहरा दिया, तो ये बात ये क्यों नहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पे इसको देखा गया? इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। आप पूरे गांधी परिवार को हत्यारा कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस को हत्यारा कह रहे हैं कि जो गांधी परिवार का विरोध करेगा वो मरेगा, ये कह रहे हैं आप। लेकिन चुनाव आयोग बैठा हुआ, ये पनौती क्या शब्द है? जो ये उदाहरण है, इस उदाहरण के सामने कोई दूसरा उदाहरण नहीं टिक सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस बात को उतने जोर शोर के साथ में प्रोटेस्ट भी नहीं किया जा रहा है जितना प्रोटेस्ट होना चाहिए। कि कांग्रेस गांधी परिवार को कहा जा रहा है कि आपका जो विरोध करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। जो हश्र राजेश पायलट का हुआ वो हश्र सचिन पायलट का होगा। इसका मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं गांधी परिवार सचिन पायलट की हत्या कराने वाला है या उनको मृत्यु की गोद में भेजने वाला है, जो भी समझे। ये बहुत खतरनाक बात नरेंद्र मोदी जी ने कही और इस पर उचित प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। ये बात है। अब यहीं पर जैसे माधवराव सिंधिया जी का नाम मेरे मुंह में आया, वो भी दुर्घटना का शिकार हुए थे। उनके भी बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो वहां पर आपने ये बात क्यों नहीं कही जी? वहां इसलिए बात नहीं कही क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का वोट आपके साथ है ऑलरेडी, और यहां सचिन पायलट के समर्थकों का वोट चाहिए, इसलिए आप यहां पर आप राजेश पायलट की मौत को आप रहस्यमय क्या सीधे इल्जाम लगा के बोल रहे। ये बहुत खतरनाक बात कही गई है। तो ये डीरेल करने की कोशिश क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है बीजेपी को अपने कंट्रोल से बाहर जाता हुआ दिखा। इसी में सुप्रिया श्रीनेत जी की वो बात भी आती है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर जीत जाता तो वाकई इस पूरे चुनाव को खेल के से जुड़े राष्ट्रवाद से जोड़ करके बदलने की कोशिश होती, एक नए किस्म का अंदाज आता। अभी टनल में देखिए लोग फंसे हुए, टनल में 13 दिन हो चुका, लेकिन आपको आश्चर्य होगा राजीव जी कि जो पूरा टाइमलाइन मैंने जो इसकी स्टडी की है किस दिन क्या हुआ, तो 17 तारीख से लेके आपको 21 तारीख तक कोई राहत बचाव कार्य नहीं हुआ है, वो कोई बचाने का काम नहीं हुआ, एकदम ठप पड़ा था। 17 यानी 19 से 2 दिन पहले और 21 यानी 19 के 2 दिन बाद जी। और इस दौरान 19 को क्या था आपको पता है? वर्ल्ड कप। तो जो 41 मजदूरों की जान सांसत में है और आप दिवाली की वजह से क्षमा कीजिए वर्ल्ड कप की वजह से आप उसको 4-5 दिन तक वहां कोई रेस्क्यू ऑपरेशन वो पूरा ठप था, कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। मशीनें खराब थी तो खराब थी, ठीक नहीं हुई। 3 बार मशीनें बदली गई हैं
और तीनों बार जो इस हालात है, आज 13 दिन हो गया है, केवल इसको इवेंट बनाने की कोशिश हो रही कि कैसे भी राजस्थान के मतदान के समय तक ये रेस्क्यू हो जाए और हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, पोस्टरिंग करने की कोशिश हो रही है। जबकि इस दौरान की जो विफलताएं हैं, जो कंपनी है, जो ये कंपनी करा रही है, टनल बना रही है, वो नितिन गडकरी जी के बेटे से जुड़ी हुई कंपनी है। अब वो कंपनी, उस कंपनी ने जो इतनी अनियमितताएं की हैं, जो बैकअप में होना चाहिए टनल के साथ में बचने का, वो कहीं कुछ भी एहतियात नहीं बरता गया है, उसकी पर्देदारी की जा रही है। और पर्देदारी करने के लिए एक नया वहां खेल शुरू किया है। ये है कि वहां एक मंदिर तोड़ा गया, इसीलिए ये दुर्घटना हुई, और ठीक गुफा के बगल में एक मंदिर तात्कालिक और अस्थायी बना दिया गया है, और सबका ध्यान उसी पर है कि भाई भगवान ने ऊपर प्रकोप किया है, इसीलिए स्थिति है। लेकिन उस कंपनी को बचा दिया जाएगा जो नितिन गडकरी के बेटे की से जुड़ी हुई कंपनी है, जो पूरा निर्माण कार्य कर रही है। इसको भी इवेंट बनाने की तैयारी है। अगर कल तक रिहा होकर निकल जाते हैं, इतने दिनों की असफलता, जो क्रूरता है, उसको उस पर ध्यान भटकाया जाएगा। दिवाली के दिन जब पूरा देश दिवाली मना रहा है, पत्रकार झांकने तक नहीं गए वहां रिपोर्टिंग करने, 41 मजदूर वहां फंस गए। वो मजदूर दिवाली के दिन मजदूरी कैसे कर रहा था भाई? पूरे देश दिवाली मनाएगा, बिना उत्सव के मथुरा में उत्सव मनाएगा। मीराबाई का जन्मदिन था क्या? लेकिन बिना जन्मदिन के जन्मोत्सव मनाया गया, बिना उत्सव के उत्सव मनाया जा रहा है। और जहां पर उत्सव है वहां मजदूर को जान उनकी खतरे में डाली जा रही है। इन बातों पर थोड़ा सा भटकाव जरूर लग गया, चूंकि मैंने थोड़ा डिटेलिंग करने लगी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप रख रहे हैं प्रेम कुमार जी, कंटिन्यू कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं वही सोच रहा हूं गौर से कि कहां किन किन जगहों पर कैसे इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है चुनाव को जीतने के लिए या चुनाव में अपनी गोटी फिट करने के लिए। और ये बहुत ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर यहां पर यह लगता है कि आखिर 19 तारीख को जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, उस दिन आप कुछ नहीं करते हैं, दिवाली के दिन जो घटना घटती है उसको लेकर, और अभी तक कल चुनाव है, और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज से लेकर के तेज है। तमाम मीडिया के चैनल्स वहां पहुंचे हुए हैं। और आपको बता रहा हूं कि यह कहा जा रहा है, मुझे भी किसी ने फोन करके कहा कि आप देखना कल मोदी जी वहां पहुंच जाएंगे माला लेकर। बहुत अच्छी बात है, इन लोगों की जान बचे। 41 जो मजदूर हैं और फंसे हुए हैं, उनके परिवार की हालत आज क्या होगी, उनकी दिवाली कैसी बीती होगी, और दिवाली ही नहीं रोज कैसे बीत रहा होगा, वो दिन ब दिन जैसे आगे बढ़ते हुए जो इस घटनाक्रम को हम देख रहे थे। लेकिन क्या कारण था कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना समय लगा? बात उत्तरकाशी उत्तराखंड की बात हो रही है, जहां एक टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसकी चर्चा हो रही है और इससे पर्दा उठाना जरूरी है। और यहीं पर मोदी मैजिक की बात हम आगे कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, फिर आता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास। जी इससे जुड़ी हुई बात, जैसे हमें डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है, आपको भी लगाना पड़ा ना। हम चाहते हैं कि मजदूर जिंदा बचकर आए। अरे कौन नहीं हमसे में से चाहता? ये बात कहने की जरूरत थोड़े। अगर हम सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजदूरों की जान बचाना नहीं चाहते, लेकिन हमको डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है। और जो लोग वास्तव में मजदूरों की जान को सांसद में डाले हुए हैं, उनको मुश्किल में डाले हुए हैं, वो निफिक्र होकर मौज कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी। पुष्कर धामी जी कहां बैठे हैं आज? उस घटना स्थल से 60 किलोमीटर दूर बैठे हैं। आप देहरादून में रहिए या वहां से 60 किलोमीटर दूर रहिए, क्या फर्क पड़ता है? आप वहां भी ऐश मौज ही कर रहे हैं। कोई आपके वहां बैठे रहने से राहत कार्य स्ट्रांग नहीं हो रहा है, रेस्क्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मीडिया को देखिए, मीडिया कहता है कि पुष्कर धामी ने मोर्चा संभाला। ये और मोर्चा जिस दिन संभालते हैं सीएम पुष्कर धामी, उसके अगले दिन वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने चले जाते। कैसा मोर्चा संभाल रहे भाई कि आप मोर्चा संभाला? अब देखिए इसी तरह के हेडलाइंस से चीजों को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके अगले दिन नितिन गडकरी वहां पहुंचे। भाई नितिन गडकरी पहुंचे तो थोड़ा हम चौंके भी कि नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा रहे, सीएम भी नहीं जा रहे, क्या बात है?
तो पीएमओ से की टीम वहां गई, अगले दिन, दिवाली के अगले दिन उसी में नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे। अब नितिन गडकरी क्यों पहुंचे वो तो हमने बताया, उनके बेटे की कंपनी में हिस्सेदारी है तो वो वहां पहुंचे। लेकिन वहां से उन्होंने क्या कहा कि अगले 2 से 2.5 दिन में रेस्क्यू हो जाएगा। और कल से आज तक की सारे हेडलाइंस अखबार में, मीडिया में देख लीजिए राजीव जी, सारे अधिकारी कह रहे हैं हमें टाइमलाइन से मत बांधो, हमें टाइमलाइन में बांधना कि कब तक रेस्क्यू हो जाएगा ये गलत होगा, और उस पर तमाम दलीलें दी जा रही। अरे तो टाइमलाइन से नहीं बांधे, दिवाली के दिन से मजदूर फंसे हुए हैं, आपका रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है, 3-3 बार मशीनें बदली जा रही हैं, 5 वैकल्पिक प्लान पीएम ने बताया, एक के अलावा दूसरे पे काम होता नहीं दिखा आज तक। केवल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं कि 5 विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। कहां है 5 विकल्प पर काम? आज तक दिखा नहीं। वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों से पूछिए, उनको कोई ब्रीफिंग नहीं दी जाती, उनको बाहर में दी गई ब्रीफिंग से पता चलता है। और एक मतलब वो लोग वहां मौजूद होकर अनजान है, घटना स्थल के अंदर सुरंग के आसपास उनको फटकने नहीं दिया जा रहा है पत्रकारों को। ये सारे हालात बने हुए हैं और फिर भी इवेंट मैनेजमेंट होगा राजीव जी, लिख लीजिए, कल तक वो निकलेंगे और इसका सेलिब्रेशन होगा, कहा जाएगा कि ये मोदी मैजिक है। लेकिन हम सब पहले से चर्चा कर रहे हैं, वो टाइमलाइन बनाकर हमने रखा है और देश को बताया जाएगा कि ये टाइमलाइन में कितना बड़ा डिबैकल्स ऑफ मोदी इसमें छिपा हुआ है। ये फिलहाल मैं अपने आप को यही रोकता हूं। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें और इन बातों की चर्चा, इन बातों का जिक्र होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि आखिर क्या इवेंट ही सब कुछ है। मीराबाई के जन्म के 550 साल पूरे हुए, उस पर डाक टिकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रात आपने भाषण सुना होगा। प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? 550 साल सर, आपने शायद 550। माफी चाहूंगा, बिल्कुल करेक्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। 550 साल और उस पर प्रधानमंत्री का भाषण और राजस्थान के चुनाव को साधने की कोशिश, सब कुछ साथ साथ आपने सुन लिया कल। अब कल से लेकर आज तक एक इवेंट, नया नहीं है, पुराना है, लेकिन उसको इवेंट बनाने की कोशिश। क्या इन तमाम ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसे मैनेजमेंट के दम पर चुनाव जीता जा सकता है आज की तारीख में? क्या भारत की जनता या किसी राज्य के वोटर्स इतने बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ वर्ड कोटेड, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि आप अपनी सरकार अपने दम पर अपने हिसाब से चुनते हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है, क्या ये इन्फ्लुएंस ऐसी चीज़ें करती हैं प्रोफेसर रविकांत जी? और ऐसे में जो योजनाएं, जो मुद्दे हैं, वो उसको क्या दरकिनार कर दिया जाए? आज आपके लिए सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है प्रोफेसर रविकांत जी, जिससे आपको फायदा हो रहा है। क्या उसको आप छोड़ करके आप उन चीज़ों की तरफ भागेंगे जहां आपको ग्लैमर या हवाई के ढंग से दिखाया जा रहा है? रविकांत जी, ये दौर खत्म हो चुका है अब राजीव जी। जब मोदी जी ने वादे किए थे अच्छे दिन के, और वो मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज 10 साल के बाद जब लोग मुड़ करके देखते हैं कि जिन किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी हुई थी, लेकिन मिला क्या बदले में उन्हें? 750 किसानों की शहादत, पुलिस की लाठियां और अपमान। वो नौजवान जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का सपना देख रहे थे, उनको मिला क्या? बेरोजगारी। और अगर वो जैसे वो लखनऊ में बैठे हुए हैं, 69,000 भर्ती का मामला चल रहा है अभी तक, वो कभी उनको पानी की बौछार का सामना करना पड़ता है, कभी लाठियां सहनी पड़ती हैं। और वो कहां मिल रहा है रोजगार? बिहार में, जहां सेलिब्रेशन चल रहा है। तो आपने नौजवानों को, किसानों को और दलितों को क्या मिला? ऊना कांड से लेकर के वो हाथरस का कांड, बस 2 ही उदाहरण काफी है। आदिवासियों को आपने राष्ट्रपति बना दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी, जिसे बाद में आपने उसको बुला करके शिवराज सिंह ने उससे माफी मांगी, लेकिन हो क्या रहा है इस देश में? लगातार जमींदोज करने की जो पूरी कोशिश हो रही है,
कि जो नागरिक बना इन 75 साल में, जो एक मिडिल क्लास थोड़ा खड़ा हुआ, जो अंबेडकर नेहरू के सपनों को साकार होते हुए देख रहा था, उसे आपने गॉडसे की नफरत और हिंसा पकड़ा दी। वो सावरकर वाला विभाजन की राजनीति आपने पूरी पकड़ा दी। लेकिन अब जब लोग देख रहे हैं पीछे 10 सालों को, तो उन्हें केवल अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, और उस अंधेरे में भटकाव के अलावा और कुछ नहीं। कहीं भी कोई एक भी रोशनी का उजाला कहीं नहीं। लेकिन इस दरमियान जो राहुल गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा, तो वो एक तरह से ऐसे था जैसे कोई आग में झोंका जा रहा हो तो उसे कोई सहारा मिल जाए, कहीं से कोई पानी मिल जाए। तो वो लोग अब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी इस समय पॉलिटिक्स कर रही है, विशुद्ध लोगों से जुड़े हुए एजेंडे पर, चाहे वो महंगाई में गैस सिलेंडर का 500 रुपए या 400 रुपए का वादा हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। कई बार लोग उस कोट को अधूरा रखते हैं। अंबेडकर का कथन जो लोग कोट करते हैं वो है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। लेकिन इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने विशुद्ध रूप से कहा कि अंग्रेजी शिक्षा, और ये बात आज राहुल गांधी बोल रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि राहुल गांधी अंबेडकर के तेवरों के साथ नेहरू जी के विजन को लागू कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता उनका गांधी वाला है, तेवर अंबेडकर वाले, और विजन नेहरू वाला है। ये जो है राहुल जी के पास, उससे चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, एक नई रोशनी आई है। और लोग अपने उस पर कि हम पढ़ेंगे तो हमको नौकरियां भी मिलेंगी, हमें भी आईआईटी और एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। वरना मोदी जी ने तो पकड़ा दिया था कि मोची का बच्चा सिर्फ मोची बनेगा, कुम्हार का बच्चा सिर्फ कुम्हार बनेगा। सपने ही खत्म कर दिए थे उन्होंने। तो आज जो कांग्रेस पार्टी एजेंडे की राजनीति कर रही है कि महंगाई कैसे खत्म होगी, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा और रोजगार कैसे सृजित होगा, और यह भी कि जो पैसा एक जगह जा रहा है। मैं आज ही कहीं कार्यक्रम में था तो एक एनालिस्ट ने कहा कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं। मैंने कहा कि 2 लोग तो सिर्फ 2 ही चला रहे हैं, 2 लोग इस देश को चला रहे हैं और 2 चल रहे हैं। ये हालात हो गए हैं इस समय देश के। अंबानी और अडानी देश को लूट रहे हैं। अब राहुल गांधी जब इस बात को कह रहे हैं तो उन पर केस या और तमाम तरह से घेरेबंदी, इलेक्शन कमीशन भी उसमें आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग नरेंद्र मोदी की उस पॉलिटिक्स को समझते हुए और आगे की तरफ देख रहे हैं। ये इस देश के लोगों की मैं सबसे बड़ी काबिलियत समझता हूं कि वो हमेशा देखते हैं और चीजों को पहचानते हैं, वक्त थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में जो उनके मुफीद होता है उसको लाते हैं और जो उनके लिए हानिकारक होता है उसको बदलते हैं। और आज के हालात में वो चीजें हमको दिख रही। जी, आज के हालात में वो चीज़ें दिख रही हैं और बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रा इस राजनीति को समझने की ज़रूरत है, किस ढंग से देश की राजनीति जो है वो बदल रही है। सियासत में एक नया पहलू जो है वो जुड़ चुका है और वो है राहुल गांधी की सियासत। राहुल गांधी की तरफ अब तमाम विपक्षी दलों के नेता, खासकर इंडिया गठबंधन जो बना है उसके नेता तो इनके साथ में जुड़ ही रहे हैं, उनकी बातें कर ही रहे हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का कुनबा भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, या नरेंद्र मोदी खुद भी यानी अपनी पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर जो एनडीए है उसमें भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? राजीव जी, इसका सवाल उसी से है जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का जादू या मोदी मैजिक जो फेल हो रहा है। देखिए 2013 से इसकी शुरुआत होती है, जब उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उस समय ये कहा गया कि बहुत कम समय में मुख्यमंत्री
नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे गुजरातियों को बचा लिया, ये मैजिक की शुरुआत थी। गुजरात मॉडल के बाद जो एक बड़ा चमत्कार उन्होंने क्या दिखाया कि देखिए कितना जबरदस्त प्रशासन है मुख्यमंत्री मोदी का, और अपने लोगों के लिए उनकी कितनी चिंता है कि उत्तराखंड में सारे लोग मर रहे थे लेकिन इन्होंने गुजरातियों को बचा लिया। हालांकि बड़ा सवाल उठाया भी जाना चाहिए था कि केवल गुजरातियों को बचाने में क्यों रुचि ली, लेकिन खैर उसके बाद फरवरी 2015 तब तक प्रधानमंत्री वो बन चुके थे। दिल्ली की एक चुनावी प्रचार रैली में उन्होंने ये कहा क्योंकि उसी समय क्रूड ऑयल के अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें घटी थी, तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि देखो मोदी कितना नसीब वाला है, उसके आते ही अंतरराष्ट्रीय जो है वो क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई। तो इसलिए अब तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब नसीब वाला एक बना हुआ है प्रधानमंत्री तो इन बदनसीबों को क्यों बुलाना। तो बदनसीबों को मतलब विरोधियों को। राजू जी, बदनसीब शब्द पनौती के बहुत नजदीक है, लेकिन उस समय किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही और न ही कोई किसी ने उन्हें नोटिस भेजा। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो उनके सारे जो काम होते थे, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे स्टार्टअप, चाहे उज्ज्वला हो, ये यहाँ तक कि नोटबंदी जैसी जो बहुत ही भयानक किस्म की, निष्ठुर किस्म की और बिल्कुल एक तरह से निरंकुश तरीके से जो नोटबंदी लागू की गई, उसको भी लोगों ने चमत्कार ही माना, उसको भी मोदी मैजिक के अंतर्गत एक माना गया और कहा गया कि देखिए कितनी बड़ी चीज ये जादूगर लेके आया है कि पूरे देश में जो है काला धन समाप्त हो जाएगा, नक्सली खत्म हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में शांति हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे 2019 के बाद जो है उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की भी बातें हुई, ये सारे उनका जो ऑरा था उनका, उसको वो बढ़ाता गया ये सारी की सारी चीजें, और अंत में पाया गया कि ये तो बहुत ही चमत्कारी पुरुष है, मतलब इसके पास इतने तरह की हथियार हैं कि जो भी करता है एक तरह का जादू है। लेकिन अब इसके बाद हुआ यह है कि राहुल गांधी का जो उद्भव हुआ है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, कि जो उन्होंने 7 सितंबर 2022 से जो यात्रा निकाली उसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसके बाद अब लोग जो हैं मानने लग गए हैं कि चमत्कार वो नहीं है जो आप कहीं पे एसी कमरे में बैठ के या जनता से 500 मीटर दूर के बड़े बड़े स्टेज से बोलते हैं, वो चमत्कार नहीं। चमत्कार तो ये है कि एक आदमी जो है उसकी पार्टी हताश हो चुकी थी, उसके पार्टी के लोग सक्रिय नहीं थे, लेकिन एक आदमी 4000 किलोमीटर चल पड़ता है, ये चमत्कार था। ये जादू जो है लोगों के सिर पे चढ़कर बोला, इसलिए जो है आज मोदी जो है वो मोदी नाराज हैं, मोदी हताश हैं, मोदी, और इसलिए वो कई तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन देखिए एक दो चीजें मुझे बड़ी आश्चर्य करती हैं कि पनौती शब्द तो राहुल गांधी ने दिया नहीं, ये तो जनता ने दिया। राहुल गांधी के बोलने के बहुत पहले लोगों ने उस दिन फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया था कि हे भगवान ये आदमी स्टेडियम में मत जाए। कुछ लोगों ने ये कहा ये जो स्टेडियम है ये तो बना ही पनौती के नाम से है, तो पनौती ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा था, केवल राहुल गांधी ने किसी से पूछा और उसको उन्होंने कर दिया। ठीक है, निर्वाचन आयोग हमको पता है कि किस तरीके से वो सरकार के साथ है, मोदी के साथ है। और दूसरी आश्चर्यजनक बात कि उन्होंने जो ये कहा कि भाई ये जेब कतरा है, तो जेब कतरा तो उन्होंने अदानी के बारे में कहा था। अगर उस वाक्य को आप ध्यान से सुने, सभी ने सुना होगा, तो उन्होंने ये कहा कि मोदी जो है ध्यान भटकाते हैं। तो ठीक तो है, इस बात को कई लोगों ने कई बार कहा है कि मोदी जो है मूल मुद्दों से हटके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटका रहे हैं। उन्होंने कहा अदानी जेब कतरा है, तो अगर निर्वाचन आयोग को इस बात की नाराजगी है कि अदानी को जेब कतरा क्यों कहा गया, तो ये राहुल गांधी की उसी बात को साबित करते हैं जिसको कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि इस देश में मोदी नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 अदानी है, मोदी जो है वो दूसरे क्रमांक पर है। तो क्या निर्वाचन आयोग भी मानने लग गया है कि अदानी जो है वही प्रधानमंत्री है, वही नंबर 1 है? अदानी को जेब कतरा कहने पे आपके नोटिस का क्या मतलब है? ठीक है, अब असली अब ये हो गया कि राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कांग्रेस का जादू चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती थी, वहां तो डबल जादू चल रहा है, कांग्रेस का जादू। और अशोक गहलोत तो जादूगर है ही, वो मुख्यमंत्री बनने के पहले सारे देश में जादूगरी करते थे घूम घूम के। तो जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार, वैसे डबल जादूगरी की सरकार जो है वो शायद राजस्थान में फिर से होने जा रही है। ये सारी समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी की है, और 2024 के आते आते लगता है कि मोदी का मैजिक इतना खत्म हो जाएगा कि इस साल के अंत में 3 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा, आरएसएस को निर्णय लेना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी का जादू तो क्या, भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व के भी संकट आ सकते हैं। राजीव जी। जी
अस्तित्व पे भी संकट आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी बनाम यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी और चर्चा के केंद्र में राजस्थान का चुनाव, और अब चुनाव जो है वो शिफ्ट हो रहा है तेलंगाना की ओर। आखिरी दौर का जो चुनाव प्रचार है, चुनाव का शोर, वो 28 तारीख की शाम को खत्म हो जाएगा तेलंगाना का, और इसके साथ साथ पांचों राज्यों के चुनाव जो हैं धीरे धीरे समापन की ओर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि कल राजस्थान का चुनाव समाप्त होने वाला है, क्योंकि कल राजस्थान में मतदान है, और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मतदाता सूची में आपका नाम है, तो वोट देने का अधिकार आपका है और वोट देने जरूर जाइए। अपने मनपसंद अपनी सरकार चुनिए, अपना वोट जरूर दीजिए। ये अपील मैं बार बार करता हूं, और उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है जो मतदान को सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। एक वोट से सरकार बन जाती है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। ऐसे अतीत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका जिक्र हम लोग पहले कर भी चुके हैं। इसलिए जाइए मतदान कीजिए। दूसरी तरफ हम आना चाहते हैं और सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। क्या देखा जाए अमलेंदु जी, परिस्थितियां बदलती हुई, इन बदलती परिस्थितियों में और कांग्रेस की रणनीति और मोदी जी के इर्द गिर्द बीजेपी की रणनीति, और ऐसे में जो चुनौती हर राज्यों में, मतलब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इस दावे के साथ दावा ये कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और राजस्थान में भी बीजेपी यही दावा कर रही है कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं, और बीजेपी मध्य प्रदेश में भी दावा कर रही है कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये इस दावे को, और राहुल गांधी का जो दावा है कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, एक नहीं पांचों राज्यों में, क्या फर्क माना जाए, कितना फर्क माना जाए? पार्टियां हैं, दावे करेंगे और उसके साथ साथ जीत की कोशिश भी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर लोग भरोसा इसलिए करते हैं कि वो फर्जी दावे नहीं करते हैं। क्या ये भरोसा अभी भी राहुल गांधी पर कायम रखा जाए? इस पर विवेचना चाहता हूं आपके। राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी पे भरोसा हम लोग कायम रखें ना करें, जनता का भरोसा कायम है। और उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत रही है, तो ठीक है भाई, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव हो भी चुका, राजस्थान में कल वोट पड़ेंगे, तो तीनों राज्यों में आपका कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उसकी आप घोषणा कर दो भाई। 3 दिसंबर के बाद आप घोषणा करें कि कौन जीतेगा, तो आप जब मान के चल रहे हैं कि वो जीते होंगे तो घोषणा कर दो भाई कि छत्तीसगढ़ में हम किसको बनाने जा रहे हैं अपना मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में हम किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, राजस्थान में हम किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप तेलंगाना में भी घोषणा करके आए कि आप अगर वहां जीतेंगे तो आप अपना ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उस ओबीसी मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दो तेलंगाना के लिए कि भाई इसको हम बनाएंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में मतदान हो चुका वहां भी अगर अभी अपने सीएम कौन होंगे घोषित नहीं कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो दावे कितने हवाई है। ठीक उसी तरीके से जैसे उस ड्राइवर का जो है वो चिट्ठी जो ईडी ने जारी की थी, जिसने भूपेश बघेल को जाकर के पैसे दिए थे, उसने आगे कह दिया कि मैं तो ना किसी से मिला हूं ना मैंने किसी को पैसे दिए। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये दावे एक तरीके से है, तो उसको इस तरीके से देखा जा सकता है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बातों में कुछ ना कुछ तो दम है, वरना इतने आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी इससे पहले तो इस तरीके कभी नहीं कहा कि हम जीत रहे हैं। भाई जहां के लिए कहा उन्होंने वहां जीते हैं, जो बातें उन्होंने दावे के साथ कहीं कि ऐसा होने वाला है वैसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसलिए राहुल गांधी की बातों में कुछ ना कुछ दम जो है निश्चित तौर पर हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास भी सूचनाएं आ रही होंगी, प्रधानमंत्री के पास भी सूचनाएं आ रही होंगी कि किस तरीके से आपकी पार्टियां वहां क्या क्या परफॉर्मेंस दे रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही होती राजीव जी, तो प्रधानमंत्री को इतने निचले स्तर तक जाकर के राजेश पायलट को इस तरीके से घसीटने की आवश्यकता नहीं थी, जो कि अब बूमरैंग कर रहा है उन्हीं के लिए, नुकसान उन्हीं के लिए पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की चीजें कर रही है उसमें ये मोदी मैजिक जो भी कुछ है वो तो बुरी तरीके से फिर होने वाला है। ये तो सारी चीजें समझ में आ रही है, बाकी 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। बाकी सारा मैजिक जो है वो मोदी जी के हाथ में नहीं, वो जनता के हाथ में। मोदी जी का अगर कोई मैजिक चलता है तो वो जनता चलाती है, अगर जहां भी चला है, और जहां फेल हुआ है तो वहां भी जनता ने ही फेल किया है। तो यहाँ भी अगर कहीं कोई मैजिक चलेगा, चाहे वो राहुल गांधी का मैजिक हो, चाहे वो अशोक गहलोत का जादू हो, या मोदी जी का मैजिक हो, जो भी हो वो जनता का ही मैजिक हो। जनता जिसको चाहेगी उसी का मैजिक लेगा। कोई आसमान से आकर के जादू करके मैजिक करके जो है वो सरकारें बना करके नहीं ले जा पाएगा। तो ये अगर कोई कहता है कि साहब ये मोदी जी का मैजिक है, बहुत बड़ा मैजिशियन है मोदी जी, तो मुझे लगता है कि ये इस देश की जनता का जो अपने मत से सरकारें चुनती है, अपने सांसद विधायक चुनती है, उसका सबसे बड़ा अपमान है जो कहे कि साहब ये मोदी जी का मैजिक है किसी तरीके का। तो मैजिक मोदी जी का किसी का नहीं, जनता का ही मैजिक है, और जनता ही मैजिक सारे धराशायी करती है दुनिया के। दूसरी राजीव की मुझे चिंता ये सताने लगी है कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि मोदी जी पनौती है,
चूंकि गई है शिकायत चुनाव आयोग में। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया मोदी जी पनौती है, भारतीय जनता पार्टी मानती रहे, चुनाव आयोग क्यों मान ले रहा है कि मोदी जी पनौती है? चुनाव आयोग ने अगर कोई नोटिस जारी किया है तो इसका मतलब चुनाव आयोग मान रहा है कि मोदी जी पनौती, मोदी जी के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि मोदी जी के लिए कहा गया, मोदी जी पनौती है। चुनाव आयोग ने क्यों मान लिया? सवाल तो चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी जाकर शिकायत कर सकती है। कांग्रेस ने बहुत सी शिकायतें की हैं, चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। भाई जो गवर्नर है वहाँ के, इसमें एक बात जोड़ देता हूं अमलेंदु जी, शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी पनौती हैं लेकिन कांग्रेस के लिए हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान ये पनौती वर्ड चस्पा कर रहे हैं मोदी जी के नाम से। बस जोड़ रहा था जी बहुत। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो, और तमाम सारे पत्रकार जो है, जो कुछ बेरोजगार भी हो गए हैं, कुछ रोजगार में भी हैं, वो भी सब कह रहे हैं कि अरे राहुल गांधी ने बड़ा गलत किया, राहुल गांधी ने बड़ा गलत किया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे भाई किसके लिए किया? अब यह कोई नहीं कह रहा किसके लिए किया, तो भाई ठीक है। अच्छा आप देखिए, बुरी बात राजीव जी और क्या है, मुझे तो डर लग रहा था कि जिन लोगों ने पिछले दिनों एक अभियान चलाया था कि मैं भी चौकीदार, अब वो कहीं अपने उस पर ना लिखने लगे कि मैं भी पनौती हूँ, मैं भी जेब कतरा, ये ना दिखने लग जाए। मुझे तो खतरा सबसे ज्यादा ये लग रहा था। खैर अभी तक वो स्थिति नहीं आई है, मुझे लगता है वो स्थिति नहीं आने पाएगी, और अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलाइए आप भी कि मैं भी पनौती, मैं भी जेब कतरा। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलतियां की ना। राहुल गांधी कह दिया था चौकीदार चोर है, सबने लिख दिया कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब राहुल गांधी ने उससे बड़ी गलती कर दी है, किसी को पनौती कह दिया, किसी को चौकीदार कह दिया। तो देखो भाई अपने उसमें कि मैं भी पनौती, मैं भी जेब कतरा, कहो इसको। तो ये इस तरीके की जो बातें राजीव, मुझे लगता है सब पॉलिटिकल इश्यूज जो है, बहुत से तो जो वो मीडिया तैयार करता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है। देखिए राजीव जी, वो चाहे कोई जेब कतरा हो, चाहे कोई पनौती हो, जो भी कुछ हो, जो भी हो, हमें नहीं मालूम कौन है कौन नहीं है। जनता अगर किसी को मान रही है और जनता के बीच अगर ये बात पहुंच गई है कि कोई जेब कतरा है और कोई पनौती है, तो भाई उसको ना चुनाव आयोग किसी दिमाग से निकाल सकता है, ना कोई नोटिस निकाल सकता है, ना कोई अदालती कार्रवाई निकाल सकती है। आज शाम को राजीव जी मेरे पास से फोन आया, बुजुर्गवार है, उन्होंने मुझको फोन करके कहा कि अरे आप लोग कल उस पर चर्चा कर रहे थे और मैं जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, वैसे ही बच्चे जो खेल रहे थे और एक बच्चा दूसरे से बोला कि तू पनौती, तो कहा कि मैं पनौती नहीं हूँ, पनौती फलाने जी है। अगर बच्चों में तक ये बात पहुंच गई है तो भाई इसके लिए अब चुनाव आयोग जी कुछ कीजिए, इंतजाम कीजिए। अब इसके लिए क्या है? अब वहां भी जब राहुल गांधी ने जब कहा था तो जनता के बीच से आवाज आई थी। बहरहाल मुझे लगता है कि राजीव जी कि अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा भी था किसी के लिए, तो किसी को भी दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया था। अगर किसी ने इसको समझा है कि फलाने जी के लिए लिया गया है, तो ये उनका दोष है जो इसको समझ रहे हैं। कुल मिला के जो स्थिति है राजीव जी, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से आज सुबह जो वीडियो जारी किया राजेश पायलट का, आपको याद होगा कि कर्नाटक के चुनाव से ठीक पहले इसी तरीके का एक वीडियो जो था वो जारी किया गया था सिद्धारमैया और DK शिवकुमार का आपस में बात करते हुए कि वो एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं कि सरकार बनेगी तो क्या किया जाएगा और किस तरीके से आगे काम करेंगे। ये कांग्रेस ने एक संदेश दिया था कि किस तरीके से एकजुट होकर के कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में भी इस तरीके का कोई वीडियो जारी नहीं करा पाई थी कि येदियुरप्पा जी को और बोम्मई साहब को जो है बिठा करके एक साथ कोई इस तरीके का वीडियो जारी कर पाए। आज यही गलती भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर रही है कि वो तमाम तरह की बातें तो कर रही है कि वो सिलाई मशीन दिखा रही है और पनौती पे बात कर रही है, जेब कतरे पे बात कर रही है, लेकिन कोई भी एक वीडियो वो मोदी जी वसुंधरा राजे सिंधिया का एक साथ जो है जो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं वो जारी नहीं कर पा रही है। उसके जितने भी मुख्यमंत्री पद के वहां दावेदार हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, राजेंद्र राठौर हैं और वो बालकनाथ हैं और कौन कौन है तमाम, उन सबके जो है एक संयुक्त जो है वीडियो वो आज तक भारतीय जनता पार्टी जारी नहीं कर पाई। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का वीडियो ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के युवा नेता की कांग्रेस को वोट देने की अपील, इसको सुनिए। यानी कि एकजुट जिस तरीके से कांग्रेस आखिरी समय में इस चुनाव में दिखाई दे रही है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बिखरी हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये मोदी मैजिक जो राजीव जी जो आज मुख्यमंत्री के दावेदार हैं राजस्थान में, अगर उन पे नहीं चल पा रहा है तो भाई अब जनता पे किस तरीके से चलाएंगे? पहले जो आपका आज मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, आज रात में ही उनको एकजुट कर लो, जनता के बाद में देखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखते राजीव होता है 3 दिसंबर को क्या होता है। 3 दिसंबर को क्या होगा ये हम देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं राहुल लाल जी, क्या लगता है आपको जो बातें कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी उसमें कितना दम है? चूंकि आप राजस्थान घूम के आए हैं, रह के आए, देख के आए और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों से बातचीत करके आए हैं, कितना दम दिखता है अमलेंदु उपाध्याय जी जो बात राजस्थान को लेकर कह रहे हैं?
देखिए बातों में काफी दम है, क्योंकि देखिए मोदी मैजिक तो बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हमें कई तरह के मतदाता मिले हमें। एक तो कुछ कट्टर कांग्रेसी मिले हमें मतदाता, जिन्होंने बोला कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में हमेशा वोट कांग्रेस को दिया है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट मोदी जी को दिया था। तो वो विधानसभा चुनाव में तो कल तो वोट वो कांग्रेस को करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम अब जो तीसरा यानी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करूंगा। कुछ ऐसे भी वोटर मिले जिन्होंने कहा कि भाई यहां पे हम लोगों की रिवाज है, यहाँ पे राहुल जी हम लोग बदलते रहते हैं, यानी 5-5 साल बाद हम लोग बदलते हैं, तो इसलिए विधानसभा चुनाव में बदलने के लिए वोट करेंगे। लेकिन 2024 में यानी उन्होंने भी 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया था, 2024 में बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बार बार किसी से भी सवाल कर रहा था, तो सवाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी था और लोकसभा चुनाव को लेकर भी था। और देखिए हमें अभी भी याद है जिसमें आप लोग उदयपुर में थे और प्रशांत जी वहां पे जब अखबार का वो विज्ञापन दिखा रहे थे, जिसमें कि कन्हैया लाल के जिस तरह से पूरे विज्ञापन को दिया गया था, तो उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई चुनाव आयोग कहाँ है। तो चुनाव आयोग को जब जगना चाहिए तब तो वो सुसुप्तावस्था में चली जाती है, और जब उनको एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती तो फिर वो चुनिंदा चुन के भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करती है। तो पनौती मोदी पे उनका एक्शन वो ले रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अखबारों में विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, जबरन दंगों के दृश्य दिए जा रहे हैं। जब आज भी देखिए मैंने देखा कि करोड़ीलाल मीणा जी जो है कि वो तस्वीर उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने तो कन्हैया लाल वाली तस्वीर, भाई आप उन लोगों से सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो बिल्कुल दंगा भड़काने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो चुनाव आयोग बिल्कुल ही जो हम लोग कहते हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, वो दबाव में नजर आ रही है। इसलिए वो देखिए राहुल गांधी को क्या नोटिस भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, जनता को इससे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। जनता ने अपना निर्णय ले लिया। और एक चीज मैं कहूंगा, मोदी मैजिक फेल क्यों हो रहा है? देखिए मोदी मैजिक फेल होने का बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री जी वादे बहुत करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट बहुत करते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं जल सकती। आप एक ही चीज का एक ही नुस्खा हमेशा चलाएंगे, आप कभी जो है कि राष्ट्रवाद का सहारा लेंगे, आपके हर चुनाव में पाकिस्तान आ जाएगा, हर चुनाव में जो है कि वही चीजें करेंगे, तो जनता उसको समझती है अच्छी तरीके से। आप नोटबंदी लेके आए, अभी बड़ी अच्छी बात दीपक जी चर्चा कर रहे थे, उसका परिणाम क्या आया? उसका कोई परिणाम नहीं मिला। जीएसटी का क्या परिणाम आया हम लोग समझ नहीं आए, जबकि नोटबंदी जीएसटी के क्या परिणाम होंगे वो राहुल गांधी विस्तार से उस जमाने में भी बता रहे थे, और जो उन्होंने बोला वो होते हुए आज पूरा देश देख रहा है। जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा था गब्बर सिंह टैक्स से वो होता हुआ देखा। हम लोगों ने देखा कि जिस समय देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत थी, तब थाली ताली बजा के जो है कि कोरोना से लड़ने की तैयारी की जा रही थी, उसका कितना बड़ा नुकसान देश ने झेला। उस समय भी राहुल गांधी बार बार सलाह दे रहे थे। तो इस पूरे दरमियान में अगर हम लोग देखें तो मोदी जी का जो मैजिक है वो छोटा और कमजोर होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी का करिश्मा काफी बड़ा होते हुए नजर आ रहा है। एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, कांग्रेस ने अपने गलतियों से सीख ली है। अगर पंजाब तक का इलेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए वो वहां पे कांग्रेस चुनाव संगठित होकर नहीं लड़ पाई थी। अगर इसी तरह से कांग्रेस पंजाब वगैरह का इलेक्शन लड़ती तो वहां के परिणाम भी बदलते। लेकिन जिस तरह से हिमाचल का चुनाव लड़ती है, जिस तरह से वो कर्नाटक का चुनाव लड़ती है, जिस तरह से अभी चुनाव लड़ रही है, तो पार्टी बिल्कुल एकजुट है। अगर हम लोग राजस्थान को देखें तो कांग्रेस एकजुट है। आप वहां पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के एकजुट वाले, तब तो आप लोग जब आ रहे होंगे तो आपने बहुत जगह पोस्टर भी देखे होंगे राजीव जी, जहां एक तरफ जो है कि पोस्टर में अशोक गहलोत नजर आते हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट नजर आते हैं। लेकिन वो एकजुटता हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खेमे खेमे में बटी हुई है। आज यही कारण है कि जब हम लोग बागी उम्मीदवारों की बात करते हैं, बागी उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ भी खड़े हैं, लेकिन बागी उम्मीदवार जो बड़े बड़े नाम वाले लोग खड़े हैं वो सब खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनको कि सीधे सीधे वसुंधरा राजे का समर्थन प्राप्त है। तो आप कांग्रेस की रणनीति देखिए कि कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा करता है। हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ के ऊपर भरोसा करते हुए नजर आई, छत्तीसगढ़ में एक तरह से भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा करते हुए नजर आ रही है। अगर राजस्थान में देखें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के ऊपर भरोसा कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी अपनी डकली अपने राग बजाने में लगे पड़े हुए हैं कि भाई वोट जो है कि वो आप कमल के निशान को दीजिए। कमल का निशान वाला आप उदयपुर शहर में थे, वहां पे लोग हमें कह रहे थे कि कमल तलाई तो है, यहाँ पे कमल का तालाब तो उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर शहर की सीट है जो 20 वर्षों तक लगातार जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाम रही है, इस बार उस सीट को लूज करने की पूरी संभावना। यानी 20-20 सालों से जो गढ़ थे भारतीय जनता पार्टी के, उन दुर्ग में पूरी तरह से छिद्र करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? अगर ये चीजें चल रही हैं
तो फिर मोदी जी का मैजिक कहां है? और ऐसे भी अगर हम लोग राजस्थान के चुनाव के संदर्भ में ना देखें, इस पूरे मामले को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखें, 5 राज्यों के संदर्भ में देखें, तो कोई बच्चा भी जान रहा है कि मोदी जी की उपस्थिति कितनी कमजोर होगी इसमें। 5 और जो पूरा का पूरा टोली बनेगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर हो रही है। राज्यों के चुनाव में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वहां पर मोदी जी से सवाल और तीखे हो जाएंगे, जिसके उत्तर प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। उनके लिए चुनौतियां, कल के चुनाव तो है ही, लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में कहूंगा कि राजस्थान में जो आप 100% अंक लोकसभा चुनाव में ले आते थे, वो चुनावी गणित 2024 में बिल्कुल नहीं होगी। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। आपको लोकसभा चुनाव में काफी सीटें हम लोग देखेंगे कि वहां पर कांग्रेस को भी सीटें मिलेंगी। ये भी चीजें नजर आ रही है। कल तो जो वोट होगा सो होगा ही, लेकिन चूंकि मोदी मैजिक की बात हो रहा है तो मोदी मैजिक बिल्कुल ही फेल हो रहा है। वो फेल होने में उनकी गलत नीतियां, अपने क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा नहीं करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोदी मैजिक से लेकर प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि एक तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पोस्टर्स साथ साथ, लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के पोस्टर्स भी, वसुंधरा राजे भी उस पोस्टर में, बीजेपी के पोस्टर में देख के आप आए, वो भी। लेकिन न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी बनाम कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले के चुनाव, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और इस दरमियान राज्यों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव जो हैं, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितने दमखम के साथ लड़ती थी, और आज क्या आपको लगता है कि जिस दमखम के साथ, जिस एकजुटता के साथ पहले लड़ती थी या नहीं लड़ पाती थी, अब उसमें परिवर्तन आया है और इस दम पर कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनौती को बहुत मजबूती के साथ पेश कर रही है, और अगर लड़ रही है उस पूरे दमखम के साथ में एक नई चुनौती पेश कर रही है, तो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, जरा आपसे समझो। देखिए, 2-3 राजीव जी बातें बड़ी स्पष्ट परिवर्तन कांग्रेस रणनीति में दिखाई देता है। एक कि वो अब कांग्रेस प्रतिक्रिया करने से बचती है। वो कई बार ऐसा होता था कि वो अपने आप को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने में लग जाते थे। वो बिल्कुल गलत अप्रोच थी, उसको कांग्रेस ने रियलाइज किया। दूसरा, कांग्रेस ने अपनी विचारधारा और अपनी नीतियों पर भरोसा करना सीखा है। कुछ वर्षों पहले तक ये नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। शायद ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कॉन्फिडेंस बाकी कांग्रेसियों में बढ़ा है। राहुल गांधी के अंदर ये कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है। तो एक तो ये बड़ा परिवर्तन है कि उनको अपनी नीतियों और अपनी विचारधारा पर विश्वास कांग्रेस लोगों को बढ़ा। और मैं ये बात केवल नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, निचले स्तर के कार्यकर्ता की बात भी कर रहा हूँ। कल भी हम लोग ब्यावर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मिले हुए थे, उनके दफ्तर भी गए थे। राजस्थान में या मध्य प्रदेश में कई जगह पे कांग्रेस से हमें मैं मिलता रहा हूँ, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अब जो है ऊर्जा दिखाई देती है। बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात जो वसुंधरा राजे का आपने कहा कि कांग्रेस की नीति में एक बड़ा सामंजस्य देखने को ये मिला है, कर्नाटक से लेके और राजस्थान और अब तेलंगाना में भी, कि कांग्रेस ने 2 नेताओं की जोड़ी बनाई है, और उन 2 नेताओं की दो कद्दावर नेताओं की जोड़ी के सहारे वो चल रहे हैं। सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत। आप यही तेलंगाना में जाइए, यही आप छत्तीसगढ़ में जाइए, आप कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को देखिए, छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल को देखिए। ऐसे ही आप देखिए कि सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार को देखिए कर्नाटक में। तो ये बड़ा एक नया प्रयोग कांग्रेस की, 2 नेताओं को साथ में रखो और उनको आगे बढ़ाओ, और उन्हीं के हिसाब से टिकट की वितरण हो या जो स्थानीय स्तर की रणनीति, तो ये बड़ा स्पष्ट है। तीसरी बात ये कि कांग्रेस आक्रामक हुई है। अगर मोदी साहब मूर्खों, आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात कहूं, तो अगर मोदी साहब मूर्खों का सरदार कहते तो वो बचकर निकल जाते। आज उनको कांग्रेस ने पकड़ लिया है और काफी अग्रेसिव है। इसमें
इसका जो नया कम्युनिकेशन टीम है जो पिछले 2 साल से आया है वजूद में, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इसमें जो है वो मददगार साबित हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी अग्रेसिव जो है मोड में कांग्रेस रही। पहले की कम्युनिकेशन टीम उतना अग्रेसिव नहीं हुआ करते थे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो परिवर्तन हुए हैं कांग्रेस की रणनीति में, जिसका पीछे हमने देखा कि लाभ हुआ कर्नाटक में, और अब जो ये 5 के चुनाव उनमें भी लाभ होगा। और एक आखिरी बात राजीव जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मोदी साहब की रणनीति या मैजिक जो भी कहा जाए इसको, वो क्या है। मैं पहले राजस्थान में किसको किनको लेके गए, वो बालकनाथ, योगी, रमेश बिधूड़ी, मोदीरा और अमित शाह, और इन सभी नेताओं ने आप देखिए कि सांप्रदायिक कार्ड खेला जी। अब अगर ये सांप्रदायिक कार्ड नहीं चला राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, तो भी सामने बड़ा संकट आएगा। और दूसरी बात की देखिए, वो पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ हाल फिलहाल के समय में आप देखिए कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने एक आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया। अभी प्रेम कुमार जी तमाम एग्जाम्पल बता रहे थे कि मोदी किस किस तरीके की बात जो है वो राजेश पायलट की हत्या तक की बात उन्होंने कह दी, कितना गैर जिम्मेदाराना है जी। और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दे के मोदी साहब निकल जाते हैं। और अफसोस कि बहुत सारे टिप्पणीकार, पत्रजीवी इसको मास्टर स्ट्रोक मांगते हैं, इसको कहते हैं कि जी मोदी साहब के जो भाषण की कला है उसके आगे कोई टिकता नहीं है। ये भाषण, गाली देना भाषण की कला है, अपशब्द कहना भाषण की कला है। अगर ये भाषण की कला है तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि फिर आप नेहरू, अब्राहम लिंकन या किसी और दुनिया के दूसरे बड़े नेता हैं, चर्चिल, उनके भाषणों के बारे में आपकी क्या राय है? तो एक तो सवाल जो है ये तमाम बुद्धिजीवियों से है, चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं। चुनाव आयोग से सिर्फ इतना कि पब्लिक ओपिनियन जो है कांग्रेस को इनके खिलाफ बनानी चाहिए कि ये संविधान का दिया हुआ मैंडेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मोदी साहब ये क्यों करते हैं? जो मैजिक की बात होती है, एक आखिरी बात, कि मोदी साहब इसलिए करते हैं कि मोदी साहब का जो मैंडेट है, जिन लोगों ने मोदी साहब को बैठाया है, जो सामाजिक और आर्थिक यथास्थिति और राजनीतिक यथास्थिति वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं, इसलिए उनका विरोध नहीं होता है। ये सब कहने के बाद भी संपादकों के द्वारा या बुद्धिजीवियों के द्वारा या कॉलम लिखने के वाले बड़े लोकप्रिय लोग के द्वारा इसलिए नहीं होता कि मोदी साहब सामाजिक यथास्थिति का के आदमी हैं। वो जातिवाद जनगणना, सामाजिक न्याय के सवाल, आरक्षण, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इसके सामने वो खड़ा करते हैं कि ये और इंडिया गठबंधन जो है वो दिन उसकी तुलना करेंगे, वो किसी को जो है वो मूर्खों का समझेंगे। ये भाषण की कला से इन चीजों को ढकते हैं और यही जादू है। इसमें अगर कांग्रेस ने अगर नकेल कसी है तो ये विपक्षी पार्टियों ने भी इसका स्वागत किया, बहुत बढ़िया बात है। तो इनको इस पे जवाबदेही तय करनी चाहिए मोदी साहब की, इनकी भाषा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ थोड़ी कट रही है प्रशांत टंडन जी की, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ रख चुके हैं प्रशांत जी। और सीधा प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझूं, क्या मोदी जी की जो भाषा शैली, भाषण की शैली, या उसमें जो प्रयोग करते हैं शब्दों की का प्रयोग, इस्तेमाल, और इसके अलावा उधर कांग्रेस की रणनीति और उसमें भी दो की जोड़ी जो बता रहे थे, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, दो पैरेलल, या राजस्थान हो, दो पैरेलल नेताओं को कांग्रेस पार्टी, और हम लोग देख रहे हैं कि खासकर कर्नाटक के बाद से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बाद से जो चीज़ें आई हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जोड़ी और स्ट्रेटेजी, और उसके आगे नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी। अब यहाँ से मोदी मैजिक का जो जिक्र होता रहा,
चर्चा होती रही, खासकर मीडिया में। और लेकिन 2-3 बातें और इसमें जोड़ना चाहूँगा और उसके बाद आपके साथ साथ उन्हीं बातों के साथ आना चाहूँगा क्लोजिंग कमेंट के लिए जब आऊँगा प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। तो बात यह है कि राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, राम मंदिर की चर्चा अभी लगातार, आज ही तेलंगाना में कह रहे थे अमित शाह कि मुफ्त में आप लोगों को अयोध्या घुमाऊंगा, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इन सब बातों को अगर एक साथ पिरोया जाए तो क्या देखते हैं आप इस देश की राजनीति, इस देश की सियासत की दशा दिशा, दोनों जरा आपसे समझना चाहता हूं। समय ने बहुत सी चीजों को स्पष्ट किया है। नरेंद्र मोदी जी की शैली में कोई बदलाव आया है ऐसा नहीं है, वो पहले से इसी तरीके से चलते और करते रहे हैं, लेकिन लगातार तब सफलताएं मिल रही थी और हर गलत को सही करार दिया जा रहा था और मीडिया भी उसी तरीके से था। लेकिन अब क्या है कि सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं समय के साथ साथ जनता ने देखा कि वो पूरी नहीं हुई, अधूरी रही, उनसे झूठ बोला गया, उनको ठगा गया, धर्म के नाम पर भी उनका इस्तेमाल हुआ। तो अब जब मथुरा जैसी जगह पर जब वो उत्सव मनाया जाता है और वो जो तस्वीरें आती हैं और उस तस्वीर में सिर्फ एक ही पार्टी के व्यक्ति होते हैं और सरकार के नाम पर एक राज्यपाल को आप ले लीजिए, बाकी सब पॉलिटिकल हैं। राज्यपाल भी पॉलिटिकल ही थी लेकिन वो पद चुके पॉलिटिकल नहीं है, तो हम उनको अलग कर दें। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या हिंदू धर्म में के सेलिब्रेशन में का होने का मतलब भाजपा के का सदस्य होना होगा तभी हमें उस मंच में जगह मिलेगी, बीजेपी के हम नेता होंगे तभी हमें उस जमात में जगह मिलेगी। तो क्या बीजेपी का होना हिंदू अनुष्ठान में शामिल होने की शर्त हो गई है? तो ये बात अब क्लियर सामने आ रही है। भाई राम मंदिर का भी शिलान्यास का भी समारोह हुआ था और अब उद्घाटन का भी होने वाला है, तो उसकी भी जो तैयारी दिख रही है उसमें भी हमें यही दिख रहा है कि वो भी यही मथुरा वाला सीन दोहराया जाएगा कि जब तमाम लोग होंगे। और ये क्या है कि धार्मिक अनुष्ठानों में तो और भी खास बात होती है कि धार्मिक अनुष्ठान में चाहे शिलान्यास हो रहा हो तो उस समय जब कोई व्यक्ति बैठता है तो पत्नी के साथ बैठने का रिवाज होता है, कोई भी हो, लेकिन इस चीज का पालन शिलान्यास में भी नहीं हुआ। और मंदिर का जब उद्घाटन होगा तब भी होने की गुंजाइश नहीं है। वैसे ही मोहन भागवत शरीफ किस्म के लोग बैठेंगे, मोदी जी जैसे लोग बैठेंगे। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, धार्मिक नजरिए से भी लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। उसके बाद हम ये देखें कि धर्म का जिस तरीके से नफरत फैलाने में इस्तेमाल हुआ, इससे भी जनता ऊब गई है। अब कहां चल रहा है हेट स्पीच, चल कहां रहा है? अब ऐसे नेता जो नफरत की भाषा बोलते थे उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब वो दौर आ चुका है, ऐसा नहीं कि आएगा। अब वो गिरिराज सिंह टाइप के लोग जाके लड़के देखे चुनाव जीत के, अब तक जीत गए, अब आगे नहीं जीतेंगे। ये दौर आया है तो क्यों आया है? क्योंकि जनता ने अनुभव से देखा है कि इन्होंने इस्तेमाल किया है, झूठ बोला है, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया है, राष्ट्रवाद के भी पैमाने पर। अभी देखिए कश्मीर में हमारे 2 बड़े अधिकारी शहीद हुए, 5 जवान कुल मिला के जवान समेत 5 लोग सेना के शहीद हुए, लेकिन कहां है वो रुदन, वो कसक, वो गम कहां दिख रहा है नेताओं के चेहरों पर? कहीं नजर आ रहे हैं क्या? लेकिन वोट मांगने का टाइम आएगा तो वो अलग किस्म से नैरेटिव लेकर आ जाएंगे। तो एक बार पुलवामा चल गया, लेकिन ये बार बार नहीं चलेगा। आज की वो तस्वीर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है कि एक मंत्री वो शहीद जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जिनको 50 लाख रुपया दे रहे हैं मंत्री और फोटो खिंचवा रहे हैं, वो रो रही है, बिलख रही है और ये लोग खड़े होकर कैमरे के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये फोटो खिंचवाने का कल्चर किसने दिया? दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है कि कैमरा देखो, उस हिसाब से बर्ताव करो, कैमरा अगर नहीं है तो अलग बर्ताव करो। और ये बात हमें ये आरोप नहीं है, सबने महसूस कर लिया है इन चीजों को। तो इस बात के मायने समझ में आने लगे हैं। अब चुनाव है,
चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी की भाषा क्या हो जाती है, उनकी आक्रामकता क्या हो जाती है, वो कैसे बोलने लगते हैं, अब सब पैटर्न लोगों को समझ में आने लगा है। सबको पता था कि इधर राजस्थान का चुनाव प्रचार खत्म होगा तो कुछ ना कुछ आयोजन किसी दूसरे जगह पर नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे, और मथुरा में हुआ। कल वोटिंग हो रही होगी तो कल भी नरेंद्र मोदी जी ने इंतजाम कर रखा होगा कि कैसे ऐसा क्या करेंगे कि टीवी पर हम लाइव आएंगे। ये दुनिया को पता है ये पैटर्न। तो अब जब पैटर्न पता है, सारी चीजें पता है, और जो बुनियादी समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो जनता के पास चारा क्या है इस राजनीति का प्रतिकार करने के अलावा। तो ये वो बातें हैं जो चूंकि कांग्रेस इसका फायदा उठाने के लिए संगठनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से अपने आप को तैयार करने में कांग्रेस को वक्त लगा, ये मानना पड़ेगा कि वक्त लगा, नहीं तो वो G23 और तमाम तरह की चीजें होती रह जाती और कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाती। लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी ने जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सफलता दर सफलता इस तरीके से कांग्रेस को बना दिया कि कांग्रेस आज पूरे विपक्ष का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गई है, जो पहले कुछ समय सोचा नहीं जा सकता था। तो इस वजह से उनकी, नरेंद्र मोदी की असफलता को पकड़ने के लिए, खिलाड़ी तो लॉफ्टेड शॉट खेलता रहेगा, अगर खिलाड़ी मैदान में कोई कैच लेने वाला नहीं होगा तो वो लॉफ्टेड तो खेल ही रहे थे, उछाल उछाल के मार रहे थे, जिधर चाह रहे थे उधर मार रहे थे, कोई कैच लेने वाला नहीं था। अब है कि फील्डिंग दुरुस्त हो गई है, अब मारो, कैच लेने के लिए तैयार है, हर जगह नरेंद्र मोदी कैच आउट हो रहे हैं। तो ये जो पनौती वाला जो बात पनौती वाली आई है, सही है। देखिए ट्विटर्स में बहुत पहले से पनौती ट्रेंड कर रहा था, लिखते साथ ये पहले से लोग कहने लगे थे पनौती पनौती, और पनौती उस तरीके से ट्रेंड हुआ। और राहुल गांधी भी देश के व्यक्ति हैं, इंसान हैं, उनके भी मुंह से निकला, उन्होंने भी को रिलेट किया। अब इसकी सजा अगर है तो राहुल गांधी को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए भाई। राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकला प्रेम कुमार जी, उस वीडियो को अगर सुने तो लोग ऑडियंस से पनौती कह रहे हैं, तब राहुल गांधी उस वीडियो आप सही कह रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। राजीव जी वो वीडियो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो भी सही है। जब पनौती मोदी बोल रहे हैं तो वो उसको मान रहे हैं कि हम पनौती बोल रहे हैं, तो पनौती उन्होंने बोला है और इनको इसके लिए जो भी चुनाव आयोग सजा दे भुगतना चाहिए। हाँ, हम भुगतेंगे, हमने वही बोला है जो जनता ने बोला है, और राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं। हमें लगता है कि उन्होंने अंजाम भुगतने के लिए सोच के बोला है। जनता देखेगी कि सजा मिलती है तो सिर्फ राहुल गांधी को मिलती है, किसी और को क्यों नहीं मिलती है, ये भी तो जनता देखे। जी बिल्कुल, एक्सपोज होना चाहिए, और ये भी कि चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है, एक को सजा और दूसरे की तरफ ध्यान भी नहीं, ऐसा आखिर क्यों? क्या इससे निष्पक्षता झलकती है, दिखाई देती है, जिस निष्पक्षता की बात चुनाव आयोग करता रहता है। खैर, क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सीधा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, हम लोग चुनाव की चर्चा और उसमें कांग्रेस और बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें कैसे धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों को बदला है। कौन चुनाव जीतता है, कौन हारता है, ये तो 3 तारीख को पता चल ही जाएगा, 3 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले इस चुनाव में, और खासकर जो राजस्थान का चुनाव है, उसमें पिछले 10 दिनों में कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दी है। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे वहां, और हमारे साथी राहुल लाल जी भी उसी दौरान वहां थे, और ये भी वही बात बता रहे हैं, और बहुत सारे साथी जो वहां से जुड़ते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो भी यही बात बता रहे हैं। प्रशांत टंडन जी भी इसी बात की तहकीकात करके आए हैं। जरा आपसे समझो, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी, इस पर हमारे तमाम साथी अपनी बात रख चुके हैं क्लोजिंग कमेंट के रूप में आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी एक एग्रेसिवनेस के साथ अब चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और क्या कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारी भी कर रही है इसके साथ साथ? ये जरा बताइए। देखिए राजीव जी, किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लीडर चाहिए, एक संघर्षशील लीडर चाहिए। अब पिछले अगर 2 साल को अगर आप ध्यान में रखें तो राहुल गांधी में वो सारी खूबियां
एक वो व्यक्ति जो इस देश में सांप्रदायिक विभाजन, सामाजिक विभाजन को रोकने के लिए हिंसा और नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, और ये मुझे लगता है कि कम से कम 2 शताब्दियों में इतिहास का सबसे बड़ा पन्ना राहुल गांधी ने लिखा है। और वो राहुल गांधी जो अपनी नीति और नियत दोनों में बिल्कुल साफ कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, वो इस देश के लोगों के लिए करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए, जो कमजोर और थोड़ा निर्धन सवर्ण है उनके लिए, महिलाओं के लिए। ये जो सीधा एजेंडा है कि हम अगर अडानी जी को 1 रुपया मोदी जी देंगे तो हम वो गरीबों के लिए देंगे। जहां ये निगाह नजर साफ हो जाती है, जहां नियत साफ होती है, तो इस देश का जो अवाम है वो भी खुले दिल से मोहब्बत देता है, खुले दिल से लुटाता है। और इसका सबूत वो भारत जोड़ो यात्रा है, या आज जहां भी राहुल गांधी पहुंचते हैं, शायद परसों का मैंने वो एक जुलूस देखा है राहुल गांधी का, लाखों की भीड़। और मोदी जी हो, योगी जी हो, उनके आप जरा पीछे देख लीजिएगा, आगे की कुछ कुर्सियां भरी होती है, पीछे लोग निकलने लगते हैं तब जब मोदी जी बोल रहे होते हैं। और यहां राहुल गांधी से डायरेक्ट इंटेक्ट कर रहे हैं लोग, और उन उम्मीदों को पैदा किया है राहुल गांधी ने, जो उम्मीदें मार दी गई थी, हत्या की गई थी जिनकी 10 साल में। चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, नौजवान हो, किसान हो। किसानों के साथ क्या हुआ तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। और जो नीति है वो लोगों के पक्ष में, जो नियत है वो लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में, बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जो पॉलिटिक्स होगी वो अब उस गॉडसे का अगर सामना करना है आपको, तो एक हाथ में गांधी जी की लाठी चाहिए उस पूरे एग्रेशन के साथ। और वो लाठी इसके लिए नहीं कि अब सहारा, कभी जरूरत पड़े तो फिर खड़ा भी हो जाए उसके बलबूते। तो उस एग्रेशन के साथ कि अब जवाब देना होगा। और ये जो राहुल गांधी ने कहा, मैं मान लेता हूं पनौती कहा, ये जो अली बाबा और 40 चोर का जो गिरोह है, उसको ये कहने में, और मैं समझता हूं राहुल गांधी को और चाहिए। जो प्रधान वो जब अपने विपक्ष के नेता को, जो एक पार्टी का और ऐसी ऐतिहासिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जो 4 बार से सांसद है, उस व्यक्ति के लिए आप मूर्खों का सरदार कह सकते हैं, तो काहे का प्रधानमंत्री। और अगर प्रधानमंत्री को इतना ही डर है तो घर बैठे ना, प्रचार करने के लिए क्यों आते। भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना। इस देश को अब यह भी बताया जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री है तो आप ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? उसको काम करना चाहिए। फिर क्यों प्रचार करने के लिए आता है? और अगर प्रचार करने के लिए आता है, भाजपा के नेता के रूप में आता है, तो फिर मूर्खों का सरदार बोलेगा तो फिर पनौती भी सुनना पड़ेगा। और ये जो बोला है राहुल गांधी ने, मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी डरने वाला है। और राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि मैं वो सावरकर और गॉडसे वाला आदमी नहीं हूं, मेरा सरनेम गांधी है। और जब गांधी सरनेम है तो फिर डरता नहीं है कि अंजाम क्या होगा। और अंजाम के लिए वो लोग खड़े हुए हैं। लोग जिसके साथ होते हैं तो फिर वो अंजाम की चिंता नहीं करते। और इसीलिए मैं तो उसको जस्टिफाइड मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ये बोल सकता है, जो ये कह सकता है कि ऐसे बटन दबाना कि फांसी लगे, जो आदमी जल्लाद बनाता हो, तो क्या बोलेगा? मैं 50 बार बोलूंगा कि पनौती है, मुझे भी नोटिस भेज दे कोई। जब प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती तो इस देश के लोगों को कैसे शर्म आएगी? क्यों शर्म आएगी? सवाल तो यह भी है। और अगर कांग्रेस उसका जवाब दे रही है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। विशुद्ध ये सिखाती है प्रकृति, नियति यही होती है। तो अगर ये हो रहा है तो ठीक है, चल रहा है। मुझे लगता है वो चुनाव आयोग को जो केंद्रीय चुनाव आयोग को जो काम करना है वो कर ही रहा है। उसने भी अपनी छवि धूमिल की है।
वरना टीएन शेषन साहब भी होते थे और उनकी धमक होती थी। अब कौन जानता है कि कौन चुनाव आयुक्त था? मैं तो नहीं जानता, बहुत दिन हो गए अखबार पढ़े हुए। जी राजू, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और यही दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले अगर कोई शब्द कांग्रेस की तरफ से बोल दिया जाता था तो कितना हंगामा हो हल्ला मचता था, और आज की तारीख में क्या कुछ चल रहा है। और एक तरफ पनौती या जेब कतरा शब्द हो, दूसरी तरफ मूर्खों का सरदार हो या कुछ और हो, ऐसी बहुत सारी बातें चुनाव के दौरान हम देख रहे हैं। अभी तेलंगाना का चुनाव बाकी है, वहाँ कुछ और शब्द आपके सामने आ जाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ज़रूरी है उन शब्दों को चुनाव आयोग पकड़े और नोटिस पे नोटिस थमाए, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ और बराबरी के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए। ये अपील तो हम कर ही सकते हैं एक नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते इस देश का। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं कि मोदी विपक्ष पर जो आरोप लगाते हैं 100% स्वयं वो आचरण करते हैं, ये उनके झूठे व्यक्तित्व की अद्भुत फितरत है। ही इज अ कंपल्सिव लायर। मोदी का मैजिक खत्म, राजस्थान में कांग्रेस अब 125 सीटें लाएगी।